नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं टी आर्जन वी के ओरी की बुक से और टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके बना चुके हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो अब देखियो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा इन लोगों ने कि सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट वही है जिस पर वो बात करते हैं कि जिसको आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। कहने का मतलब एक फ़िक्स टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये खूब पता होता है कि मार्केट में कितना मनी फ्लो बह रहा है, मतलब मार्केट में मनी अवेलेबल है। ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या कहता है, इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, यानी हर तरह की ऑल टाइप हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ ए कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम पे। जैसे हमने कहा कि भाई ये बताओ, आज जैसे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 को हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा लोगों के पास टाइम पे था, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज़ मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। जैसे मैंने कहा अभी कितने जेब में थे, तो उनके भाई 10 रुपये, तो हमने बिल्कुल अभी की बात करी, इंडिविजुअली वे में बता रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि नो दिस इज़ अ सप्लाई ऑफ मनी। तो पहली बात तो स्टॉक कंसेप्ट है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। एक देश में, अब हेल्ड बाय पब्लिक का क्या मतलब है हमें और पढ़ने को मिलेगा नीचे, ठीक है। तो वो ये कहता है कि एक देश में जो हमारी आम जनता, एक सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, उनके पास टोटल कितना पैसा अवेलेबल है एक फिक्स टाइम पे, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो स्टॉक कंसेप्ट 1 नंबर का, और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, खुद उसकी एक डेफिनेशन। फिर वो कहता है कि इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई गवर्नमेंट। अगर पैसा हमारी भारत सरकार के पास रखा हुआ है तो आप उसको मनी सप्लाई के अंदर नहीं लेंगे। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, अगर पैसा बैंकिंग लोगों के पास पड़ा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, मतलब यहाँ पे 2 तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है मनी यूजिंग सेक्टर, और एक होता है मनी क्रिएटिंग सेक्टर। सही है भाई, मनी जो क्रिएट कर रहा है। तो जो मनी यूजिंग सेक्टर है, आमतौर पर हम उन्हीं को सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम फॉर कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी। देख रहा है ये कौन है, सप्लायर ऑफ मनी, या फिर हम इसके लिए क्रिएटिंग शब्द भी डाल सकते हैं, ठीक, ऑफ मनी। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। ठीक, ये वाली बात यहाँ तक हो जाती है। उस डेफिनेशन से उन्होंने वही चीज़ बना रखी, कोई अलग चीज़ नहीं है कि इंक्लूड ओनली द स्टॉक ऑफ मनी विच हेल्ड बाय द पब्लिक अदर देन सप्लाई ऑफ मनी देमसेल्फ, या फिर एक ये डेफिनेशन हो सकती है। तो बात वही है जो भी हमने ऊपर पढ़ी। अब ये कहता है कि हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये रहा इंक्लूड बोथ द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक तो वो हैं जो नोट इशू करते हैं, और ये लोग वो हैं जो लोगों से अपना, मतलब हमारा पैसा उनके पास सबमिट होता है, वो उससे उसका जो पैसा कही रहे ना, हु एडिड टू सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट। पर हम जाते हैं बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे से अपने अलग अलग तरीके के काम करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं, जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है वो अगले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो वो कहता है भैया मनी सप्लायर ऑफ मनी होगी तो हमारी भारत सरकार, दूसरा हो गया हमारा कौन, बैंकिंग सिस्टम, ये वाली बात आ जाती है। वो कहता है कि आप कैसे मेज़र करते हो, ये देखो 1 नंबर में जानने के बाद ये आ जाता है मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो 4 तरीके हैं उसको, M1, M2, M3, M4। हम इन चारों को करके जानेंगे, अब तब पता चलेगा कि वो क्या होता है। अब M1 का क्या कहना, M1 के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, CDD OD। सी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट। जो हमारी आम जनता ने अपने पास करेंसी होल्ड करके रखी हुई है, हमारे पास, तुम्हारे पास, बाकी सभी लोगों के पास, अब चाहे वो करेंसी सिक्कों की हो या फिर वो करेंसी पेपर नोट्स की हो। सही है, वो सी में आता है। दूसरा क्या हो जाएगा, DD। तो सी रिप्रेजेंट किस बात को कर रहा है, ये रहा, सी इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। और DD क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द
पीपल विद द कॉमर्स, ये किसकी बात कर रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स की। अब रोहन ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। ये कहता है कि रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स, दीज आर चेक केपेबल डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉ और ट्रांसफर ऑन डिमांड। तेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो जब चाहे किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो जब चाहे किसी को चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकता है, वो यहाँ चीज़ आ गई। और फिर वो कहता है कि अदर डिपॉजिट्स, उसमें क्या आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड ये समझ लो कि जो ग्रामीण बैंक हैं उनका हेड है, सही है। इसकी फुल फॉर्म तक भी एग्जाम में एक नंबर में सीधी सीधी पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। लाइट बग्गी, बहुत बढ़िया। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म तक भी स्टिल जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे उसके अंदर नाबार्ड जो है हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर नाबार्ड डिमांड डिपॉजिट करता है RBI के साथ, तो डिमांड डिपॉजिट विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, अगर किसी विदेशी बैंक का पैसा या फिर किसी विदेशी गवर्नमेंट का पैसे की बात हो रही है, तो वो भी किस में आता है, हमारे अदर डिपॉजिट्स में आता है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर RBI के पास नाबार्ड वगैरह किसी इंस्टीट्यूट का पैसा पड़ा हुआ है, किसी दूसरे देश का या किसी दूसरी सरकार का पैसा पड़ा हुआ है, या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट उनका पैसा पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में जोड़ी जाती हैं, M1 के अंदर जोड़ी जाती हैं। इसमें क्या नहीं आता, तो सबसे पहले कहता है डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI। अगर हमारी भारत सरकार RBI के पास अपने पैसे डिपॉजिट करती है, वो यहाँ नहीं लेंगे। डिपॉजिट ऑफ दिस द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद RBI, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स का पैसा जो RBI के पास पड़ा रहता है, हम उसको भी यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये एक क्वेश्चन बैठ जाता है कि नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है, कॉमर्शियल बैंक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर, मतलब दो बैंकों के बीच का लेन देन हम कह सकते हैं, तो इंटर बैंकिंग क्लेम होगा। नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है कि वो नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम, इंटर बैंकिंग क्लेम आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट आर अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल, यानी कि अगर दो बैंक भी आपस में किसी प्रकार का लेन देन करते हैं तो भी आप उसको इसमें डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि मनी सप्लाई के अंदर उसको इन्वॉल्व नहीं करते। हाँ, जो नेट डिमांड डिपॉजिट है उसमें तो इन्वॉल्व कर ले रहे, तो उनकी बात वो कर लेगा। अब कुछ बात है, कहता है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट दैट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। हाँ, जो बैंकों के अलावा जो वो आपस में लेन देन करें, बैंक अगर किसी और से लेन देन करे तो उसकी बात करेगा, ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स, उसके बाद क्या कह रहा है, एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। कहता है टर्म डिपॉजिट, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी कह सकते हैं, और ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक बार FD करवा ली, आप 7 दिन से लेकर 10-15 साल तक की FD करवा सकते हो, मिनिमम टाइम 7 दिन है शायद उसका, ठीक है। तो वो तो हो जाता है टर्म डिपॉजिट कह दो, डिमांड डिपॉजिट कह दो, फिक्स्ड डिपॉजिट कह दो, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करोगे। डिमांड डिपॉजिटर कैन विड्रॉ मनी, FD वाले केस में क्या होता है रोहन की, डिपॉजिटर पैसे नहीं निकाल सकता जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ एज एंड व्हेन नीडेड। ये क्या कहता है, इसमें जो टर्म डिपॉजिट है उसमें टाइम फिक्स होता है, डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं हो सकता, कभी पैसे निकाल सकते हो। टर्म डिपॉजिट में जो डिपॉजिटर होता है वो विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है उसमें कभी भी विड्रॉ कर सकता है जब उसे ज़रूरत होगी। टर्म डिपॉजिट के पास चेक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। डिपॉजिटर कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पे चेकेबल डिपॉजिट अवेलेबल है। तो बस वो डिफरेंस की बात कर रहा है और वो कोई बात यहाँ पे आमतौर पर नहीं कर रहा है। अगर कोई तुझसे सिंपल पूछे कि डिमांड डिपॉजिट क्या है, कि सर हमारे जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है लोगों का और जो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है लोगों का, उनको अगर मिला दें, उनको अगर जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, 3 प्रकार के अकाउंट हैं, सेविंग, करंट और FD। तो सेविंग और करंट का पैसा तो डिमांड डिपॉजिट में आता है, लेकिन FD का पैसा डिमांड डिपॉजिट के अंदर नहीं आता। मनी सप्लाई के अंदर वो लोग उसको क्या कहते हैं, नहीं मनी सप्लाई में तो रहेगा वो लोगों का पैसा। वो बता रहा है कि टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट,
डिमांड डिपॉजिट ऐसे ना, जब आप डिमांड कर दोगे तब आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने M1 पढ़ाया, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स विद द कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, उसमें उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये M1 हो गया। अब देखिए ये प्रॉब्लम है, ये बुक पुरानी है शायद इसीलिए M1 के बाद नई बुक में अपडेट करना पड़ेगा। M2, M3, M4 भी पढ़ाया जाता है। तो दूसरी वाली बुक कहाँ है? ये उसको देख लियो पूरा, क्योंकि एज़ पर सिलेबस ये पुरानी बुक है ना थोड़ी सी, तो उसके हिसाब से उन्होंने सिर्फ M1 ही करा रखा है। अपने को कर लेनी चाहिए M3, M4 भी, M2, M3, M4 ये रहा, M2 ये रहा। अच्छा एक चीज़ और है, अब इसको और भी हम अलग अलग नाम देंगे। तो देखिए रहा, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 हो गया। M2 में क्या होता है? पूरा M1 आता है जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इनके अलावा सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि अगर आप चाहते हो भैया तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एक खाता खुलवा सकते हो, सेविंग खाता। उस पैसे को वो किस में इंक्लूड कर देते हैं? M2 में। अगर M3 की बात करते हैं तो उसमें M1 पूरा आएगा, साथ में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नेट टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि दिखा देता हूँ चलो तेरे को मैं, अभी हमने जो टर्म वगैरह पढ़ा था, ये रहा एक तो हमने पढ़ा था ये नेट डिमांड डिपॉजिट हो गया, बट वो करा नेट टाइम डिपॉजिट। बल्कि इनके जो मैंने बताया था कि इनके अलग अलग नाम भी यहाँ पे आमतौर पर हो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मेजर्स की बात करी थी, इन्होंने फीचर्स पे भी बात कर रखी है एक्स्ट्रा। फीचर्स क्या थे? मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, और ये कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। कंपोनेंट्स की अगर इसके बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में करेंसी विद पब्लिक, यानी कि जो हमारी आम जनता के हाथ में पैसा होता है, जो करेंसी मनी होती है उसको फिएट मनी भी कह सकते हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ लिया। और हमने बताया था कि लीगल टेंडर मनी भी होती है, जो आप लीगली किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, तो जो बैंकों में हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो बैंकों में पड़ा हुआ वो पैसा हमारी जेब में समझो, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूड। नेट डिमांड डिपॉजिट्स कौन सी? जो दो बैंकों के बीच में रिलेशन क्रिएट ना करें, उसके अलावा जो रिलेशन क्रिएट करते हैं उनकी बात करता है, जो इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स नहीं होती, ठीक है। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। जब हम M1 लेते हैं तो कहता है कि वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरिंग ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट। ये बात सही थी, उस टाइम हमने गलत बोल दिया कि जो टर्म डिपॉजिट है उनको मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाता है ना। डिमांड डिपॉजिट को मनी सप्लाई का हिस्सा माना जाता है, ठीक। M1, M2, M3, ठीक है। M4 में क्या आ जाएगा? M3 पूरा। उसके बाद जो टोटल डिपॉजिट्स आई हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के पास, वो एक्सक्लूडिंग NSC। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट मोटा मोटा बता दूं, जैसे हम कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर FD बनवाते हैं, उसी प्रकार से हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं। मतलब एक तरह की FD होती है, लेकिन कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। अब वो एक नंबर क्वेश्चन की बात और करेगा। ये कहता है कि M1 जो है मोस्ट लिक्विड कहलाता है और M4 लीस्ट लिक्विड। मतलब M1 बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, आप उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। M4 सबसे आराम से होगा। तो M1 को मोस्ट लिक्विड, M4 को लीस्ट लिक्विड। M3 की बात करोगे तो उसको एक नाम और दिया जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। M1, M2 को हम लोग नैरो मनी सप्लाई कह देते हैं और M3, M4 को हम लोग ब्रॉड मनी सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए वाली बात थी, हाई पावर्ड मनी वाली बातचीत और इसमें रह जाती है। कैसे वाले बुक में है, इसको हटाओ, उसी बात है वापस से। तो M1, M2, M3, M4 जब ये सारे हो जाएंगे तो लास्ट बचेगा कि हु सप्लाई मनी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक तो RBI, कॉमर्शियल बैंक्स और हमारी भारत सरकार, ठीक है। In India, RBI is the principal supplier of the money. RBI issue currency on the basis of minimum reserve system. Under this system, Reserve Bank of India maintain reserve. Minimum reserve 200 करोड़ in the form of gold and the foreign security. Of this reserve value of the gold must be 115 करोड़। मतलब उनको जो है
200 करोड़ रुपए का रिजर्व गोल्ड की फॉर्म में या फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन जो मनी सप्लाई करते हैं वो यही सारे लोग मिलके आमतौर पर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा जो हमारा लास्ट रहा है, वो हमने सारा डिस्कस कर ही लिया। बैंक मनी और द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो हमने पढ़ा था। वर्ल्ड कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक हमारा पैसा पड़ा हुआ है। कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंक का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमेशा रखा जाता है, उसकी वो बात कर रहा है। इन सबको कहते हैं ये मॉनेटरी बेस मनी, इकोनॉमी या हाई पावर्ड मनी, वो सारे। तो जो आम जनता के पास पैसा है, जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जनता का पैसा है, और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जब उन सबको मिला दोगे तो क्या आ जाएगा? हाई पावर्ड मनी। और ये बैंक मनी क्या है? वही डिमांड डिपॉजिट, जो आम जनता का पैसा बैंकों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर